हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग को आज पता चल गया होगा कि मैं किस उपन्यास के विषय वस्तु को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आज का जो विषय वस्तु है वो है आपका मैला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। तो उससे पहले अगर मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो गोदान उपन्यास पे बेस्ड है, गोदान उपन्यास का जो सारांश है, उसका विषय वस्तु है, उसके पात्र से संबंधित जितनी भी कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, वो मैंने करा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर से देख लें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड पीजीटी और सीजीएल का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये यूजीसी नेट के लिए बेस्ट है। तो आप ज़रूर से देखें इस क्लास को, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना विलंब के सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या कहता है आज का टॉपिक? तो आज देखते हैं मैला आंचल उपन्यास, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक आंचलिक उपन्यास है, जिसमें क्षेत्र विशेष की इसमें ज़्यादातर विषय वस्तु बना है, इसीलिए ये एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है दोस्तों। तो इसका विषय वस्तु और इसके उद्देश्य क्या है तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रकाशन देख लेते हैं कि कब हुआ है। तो प्रकाशन इसका जो है वो अगस्त 1954 ईस्वी में समता प्रकाशन पटना में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। इसके उपन्यासकार तो फेमस है फणीश्वर नाथ रेणु, और इसके कुल पृष्ठ भी कितने हैं तो 250। और मेरे पास ये उपन्यास है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर उसे भी करवा लूँगी, ठीक है। इसमें कुल खंड हैं, 2 खंड हैं, और कुल परिच्छेद अगर पूछा जाए तो 67 हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये उपन्यास जो है, उपन्यास की कथा भूमि उत्तरी बिहार की पूर्णिया अंचल की है। तो ये कई बार पूछी जाती है, ठीक है। और कथाकाल आज़ादी के कुछ बरस बाद का है। पहला खंड इसमें जो है वो स्वतंत्रता पूर्व के गांव का चित्रण इसमें किया गया है। और दूसरे खंड की बात की जाए तो ये स्वातंत्रोत्तर बदलते हुए ग्राम के जीवन के बिखराव और टूटन का चित्रण इसमें किया गया है, कि अगर स्वतंत्रता के बाद का जो जीवन होता है, कैसा उसमें बिखराव होता है, क्योंकि इधर उधर इंसान का इधर से उधर, उधर से इधर का जो बिखराव होता है। जैसा कि आप अगर त्यागपत्र और फिर तमस उपन्यास अगर आपने देखा होगा उसके विषय वस्तु को, तो ऐसा ही कुछ उसमें भी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वो भी एक कई विभाजन की त्रासदी को झेलती हुई उस उपन्यास में दिखाया गया है। पहला खंड में देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला खंड में मठ के महंत कौन रहते हैं तो रामदास रहते हैं, और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर और पापाचार, मनुष्यों की गरीबी, बेबसी और शोषण, डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान का कार्य करना आना, राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोधी और प्रचार, सांस्कृतिक चेतना, रूढ़ि परंपराओं एवं आडंबरों के प्रति विद्रोह, पर्व त्यौहार, रीति रिवाज, नृत्य इत्यादि, संगीत, सामाजिक चेतना, संथालों द्वारा तहसीलदार की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार करना, सांप्रदायिकता, जमींदार प्रथा और सामाजिक प्रथा, जमींदारी प्रथा की समाप्ति आदि एक साथ विविध चित्रण प्रस्तुत किया है पहले खंड में। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि इसमें जो पहला खंड है उसमें कितनी तरह की बातें की गई है। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो पहले खंड में वर्णन किया गया है, और जितने भी विषय वस्तु हैं उसका ये शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं कि यही सब पहले खंड में वर्णन हुआ है। द्वितीय खंड में देख लेते हैं क्या है। तो द्वितीय खंड में पुलिस अत्याचार, मठ के आडंबरों का पर्दाफाश होता है, तहसीलदार साहब के कुंठाओं, ग्राम दंगल, राजनीतिक पार्टियों का खोखलापन, गांधीवाद की रिक्तता, प्रशांत एवं कमला के विवाह और पटना और वापस जाने का निश्चित आदि का चित्र प्रस्तुत उपन्यास में
किया हुआ है। तो इसी से आपको उपन्यास का जो विषय वस्तु है वो पता चल रहा होगा। आगे देखते हैं कि आंचलिक उपन्यास का नायक जो है वो अंचल ही होता है। इसमें कोई नायक नहीं होता है, जो कि क्योंकि ये एक आंचलिक उपन्यास है। तो जैसा कि यहाँ पे ये है कि इसका नायक जो है वो आंचल यानी क्षेत्र विशेष ही होता है, इसीलिए इस उपन्यास का नायक मेरीगंज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, इसके प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा किसने किया था? तो आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी ने किया था, जो कि आलोचना अप्रैल 1955 ईस्वी में मैला आंचल की समीक्षा शीर्षक से प्रकाशित हुई है। तो ध्यान में रखना ये सब बातें आपको। आंचलिक उपन्यास का नायक अंचल ही होता है, ये तो वही है, ठीक है। और शायद ये भी रिपीट है, यहाँ से देखते हैं। हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल। ये किसने कहा है? तो ये आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी का कथन है कि हिंदी में अगर गोदान के बाद दूसरा कोई श्रेष्ठ उपन्यास है तो वो है मैला आंचल। और जैसा कि आपको विदित ही होगा कि ये जो गोदान और मैला आंचल हर सिलेबस में लगी हुई है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है इस दृष्टि से। आगे देख लेते हैं, उपन्यास के दो खंडों में विभक्त है। तो पहले खंड में कितने परिच्छेद हैं ये भी ध्यान में रखना है। तो पहले खंड में जो है 44 परिच्छेद है और दूसरे खंड की बात की जाए तो इसमें 23 परिच्छेद हैं। तो कुल मिलाकर कितने परिच्छेद हुए? तो कुल 67 परिच्छेद है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जाता है इसे क्वेश्चन। इसमें प्रथम संस्करण की भूमिका का प्रथम वाक्य क्या है? यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। और ये जो कोटेशन है ये कई बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। और पीजीटी टीजीटी जितने भी एग्ज़ाम हैं डायरेक्ट पूछता है। तो ये जो है संस्करण का जो भूमिका से लिया गया है ये कथन है। आगे देखते हैं, इस उपन्यास में लेखक सार्वजनिक ध्यान आंचल की जन चेतना को चित्रित करने पर केंद्रित करता है। यानी केंद्रीय विषय क्या है? तो सार्वजनिक जो है आंचल विशेष का जो ध्यान है वो उपन्यास में चित्रित किया गया है, गांव विशेष का। उपन्यास के नामकरण के संबंध में अपने एक साक्षात्कार में रेणु ने स्वीकार, ये रेणु से यानी कि मतलब है कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने स्वीकार किया है कि मैला आंचल नाम उन्होंने पंत जी की कविता से लिया था। तो किसके कविता से? तो पंत जी के, सुमित्रानंदन पंत। उनकी जो कविता थी भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, नैनों में गंगा, यमुना जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। तो ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको नहीं पता था इसके बारे में तो बहुत मैंने डीपली ये लिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना आपको कि पंत जी के, सुमित्रानंदन पंत जी की कविता से उन्होंने मैला आंचल शब्द को लिया हुआ है। तो प्रथम खंड 27वां परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत के मुख से यह गीत निकलता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितने प्रथम खंड के कितने परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत ये कविता का जिक्र करते दिखाई देते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसमें 1942 से लेकर 1948 तक की राजनीतिक गतिविधियों का अंकन किया गया है। पूर्णिया जिले में स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों का भी वर्णन किया गया है। तो इसके विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना है। रेणु ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। तो किसी भी उपन्यास की भूमिका को पढ़ना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में भूमिका से ही क्वेश्चन पूछी जाती है। और किसी भी उपन्यास की भूमिका को पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर आप उपन्यास नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर आप भूमिका पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी उसकी विषय वस्तु, उसका उद्देश्य भी समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं,
इसमें रेणु ने बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज, ये गांव कई बार मिलान में पूछा जाता है, मेरीगंज गांव की गरीबी, जहालत, रोग, अंधविश्वास, लोक विश्वास, पिछड़ेपन, आचार व्यवहार, संस्कृति, जीवन पद्धति, उत्सव, पर्व, परंपराओं, गीत, संघर्ष, प्रकृति चित्रण के माध्यम से पूरे आंचलिक परिवेश का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। तो जितने भी यहाँ विषय वस्तु आपको देखने मिल रहे हैं वो अक्सर गाँव में आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि गाँव के लोग बहुत ही सीधे साधे और गरीबी और जहालत में भी जीते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें अंधविश्वास की भी जो एक मर्यादा रहती है वो बंधी रहती है, ठीक है। और क्योंकि उनके पूर्वजों द्वारा उन्हें ये संस्कार दिए जाते हैं तो वो उन्हें लेकर चलते हैं, ना कि उन्हें छोड़कर चलते हैं। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्षेत्र विशेष का वर्णन जो मैला अंचल में हुआ है वो एक मेरीगंज गांव का चित्रण इसमें किया गया है। आगे देख लेते हैं। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह एक के बाद एक घटनाएं घटकर विलीन हो जाती है और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। जिस तरह आप मूवी में देखते हैं कि एक घटना घट जाती है तो दूसरा वहाँ से दूसरी जो घटना है, दूसरा जो चित्रण है वो प्रस्तुत होने लगता है। तो इस तरह जो सस्पेंस बना रहता है वो ये सस्पेंस दिखाया गया इसमें कि जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनमें एक नयापन देखने को मिलता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो ऐसा इस उपन्यास में एक जीवंत लोक कथा का वर्णन फणीश्वरनाथ रेणु ने बखूबी किया है। आगे देखते हैं कि इसमें घटना प्रधानता, नाटकीयता, लोकगीत और लोक पर्व, किस्सा गोई का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें घटना प्रधान भी है, नाटकीयता भी है, लोकगीतों का भी प्रयोग किया है, लोक पर्व का भी यहाँ जिक्र हुआ है, और इसमें कहानियाँ भी खूब कही और सुनाई गई है। तो ये ध्यान में रखना आपको। आगे देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत कमली, यहाँ देख लें, एक पात्र प्रशांत है और दूसरा कमली है। डॉक्टर प्रशांत कमली के दिल की बीमारी को नहीं समझने का कमली ने डॉक्टर प्रशांत को क्या कहा है, तो मिट्टी का माधव कहा है। तो ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब कमली जो बीमार पड़ती है तो डॉक्टर प्रशांत ही उसे ठीक करते हैं। कमली डॉक्टर प्रशांत को प्राणनाथ संबोधित करते हुए प्रतिदिन पत्र लिखती है और उन्हें फाड़ती रहती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कमली जो है डॉक्टर प्रशांत को प्राणनाथ कहकर संबोधित करती है। आगे देखते हैं कि सुमृत दास को लोग लबरा आदमी समझते हैं। मुस्लिम लीग के नेता करमुद्दीन बाबू चीज़ों को ब्लैक में बेचते हैं, यानी चोरी का माल। अभी भी कई गांवों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो डीलर होता है या फिर मुखिया लोग होते हैं ऐसा काम करते हैं। अभी भी बहुत जगह से ऐसा न्यूज़ देखने को मिलता है। तो वैसा ही यहाँ पे हाल है। खलिहान के खुलने के अवसर पर विदावत नाच के आयोजन हुआ। इस आयोजन का म्यूजिक डायरेक्टर लिबई पासवान था। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। कालीचरण वासुदेव को कहता है कि यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। तो ये कोटेशन आपको ध्यान में रखना है। महंगू की बेटी चुमोना, ध्यान में रखना है नाम, चुमोना का विवाह खलासी के साथ कर दें, कालीचरण का ये फैसला होता है। अपना फैसला यानी अपनी बात को रखता है। आगे देखते हैं। कांग्रेस का प्रचार कार्य करने के लिए मेरीगंज में बौन दास यानी कि बामन दास कार्यकर्ता आ जाता है। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसने 1942 में गोरी मिलिट्री को बहुत छकाया था। कांग्रेसी नेता के तौर पे उभरता है बामन दास। विश्वनाथ की बहन के खेत में धान लूटते संथालों और ग्रामवासियों में जमकर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में हरगोरी की मृत्यु हो जाती है। तो हरगोरी को आपको ध्यान में रखना है।
उपन्यास का अंतिम वाक्य क्या है? तो कलीमुद्दीपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानता करके एक चिथरा और लटका दिया है। तो एक तरह से ये अंधविश्वास की तरह ही, मतलब मार पीट करके और फिर उसका शव को लटका देना, फिर पूरे गांव में ये एक वहम की तरफ फैल जाता है। तो वहाँ इस बात का जिक्र हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उपन्यास का अंतिम सेंटेंस है, तो ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है? तो नवीन शिल्प विधा का प्रयोग हुआ है इसमें। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव को आधार बनाकर रेणु ने इस गांव के रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, राजनीतिक गतिविधियां तथा पारस्परिक झगड़े आदि तथ्यों का बड़ी सूक्ष्मता से यहाँ पे अंकन किया हुआ है। आगे देखते हैं। जिस तरह कुछ साधु संतों के पास बैठकर ही असीम कृतज्ञता का एहसास होता है, हमें अपने भूल जाते हैं कि स्वच्छ हो जाते हैं। रेणु की मूक उपस्थिति हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी ही पवित्रता का बोध कराती थी। तो ये निर्मल वर्मा के अनुसार, उनका ही निर्मल वर्मा का ये कथन है रेणु जी के बारे में। आगे देते हैं, क्या कहते हैं निर्मल वर्मा? तो रेणु का महत्व मन की आंचलिकता में नहीं, आंचलिकता के अतिक्रमण में निहित है। तो ये भी निर्मल वर्मा जी का ही कथन है, तो ध्यान रखना आपको। ग्रामवासिनी भारत माता के आंचल को मैला आंचल कहा है। ये किसने कहा है? तो स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा है। और जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जो पंत जी का ही कविता से उन्होंने मैलांचल का वर्ड लिया हुआ है। अब चलते हैं कि मैलांचल के उपन्यास के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनका परिचय देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पात्रों से। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रमुख पुरुष पात्र कौन कौन रहे हैं इस उपन्यास में। तो तहसीलदार जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, डॉक्टर प्रशांत जो कि हिस्ट्री में पीएचडी करने आए हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनका। ठीक है, तो रिसर्च करने आए हैं वो। ठाकुर राम कृपाल सिंह, महंत सेवादास, महंत रामदास, कालीचरण, बालदेव, सुमृत दास, ज्योतिकी जो ज्योतिष रहता है, खिलावन सिंह यादव, बावन दास जो जिसे कि बोनदास का भी नाम दिया जाता है। स्त्री पात्र देख लेते हैं जो कि प्रमुख स्त्री पात्र है। उसमें कमली है जिसको कमला भी बोला जाता है, लक्ष्मी है, फुलिया है, रमपियरिया है और ममता है। तो ये प्रमुख स्त्री पात्र हैं। और अगर पुरुष पात्र में जो गौण चरित्र रहा है उसे अगर देखें तो तहसीलदार हरगोरी है जिसका मृत्यु हो जाता है लड़ाई के वक्त। WG मार्टन है, प्यारू है, लरसिंह दास है, रामकिशुन बाबू हैं। और ये रामकिशुन बाबू को कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है आपको। और स्त्री पात्र में गौण पात्र को देखें तो ये पार्वती मौसी हैं, मंगला है और आभा रानी है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब देख लेते हैं उनकी विशेषताओं को। पात्र विशेष जो कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं, तो ये क्या है? तो तत्कालीन शोषण पर आधारित व्यवस्था का प्रतीक हैं। उसके बाद कायस्थ टोली का मुखिया रहते हैं, मिष्टभाषी यानी कि मीठा वचन बोलने वाले, मिलनसार रहते हैं, बहुत चालाक रहते हैं। उपन्यास के शोषण वर्ग से संबंधित पात्रों में सर्व प्रमुख हैं, जो शोषण करता है उसमें ये प्रमुख हैं। मेरीगंज का सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथा कानूनी दाव पेंच में ये माहिर हैं। और विश्वनाथ प्रसाद
1000 बीघा ज़मीन का मालिक हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। अपनी एकमात्र संतान जो कमली रहती है कि शादी नहीं कर पाते हैं, जिसमें कमली मानसिक रूप से रोगी हो जाती है और डॉक्टर प्रशांत कुमार का प्रेम ही उसका वास्तविक उपचार बन जाता है और यहीं से दोनों में प्रेम प्रसंग चलता है। ठीक है, और आगे जाकर शादी भी होता है। लेखक ने विश्वनाथ प्रसाद के चरित्र के 2 अंतर विरोधी रूप अंकित किए हैं। एक पिता के रूप में वह अत्यंत स्नेहिल, कोमल हृदय तथा चिंतातुर है, जबकि एक जमींदार के रूप में क्रूर, स्वार्थी और एक अत्याचारी व्यक्ति है। तो 2 रूप विश्वनाथ के हैं। आगे देखते हैं कि डॉक्टर प्रशांत का चरित्र चित्रण। ये कुशल कर्मठ डॉक्टर के रूप में अंकित हैं। विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री कमली का प्रेमी व पति के रूप में है और लेखक के विचारों का प्रतिनिधि करते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु के विचारों का प्रतिनिधि करने वाला कौन व्यक्ति है, कौन उनके विचारों का वाहक है? तो वो है डॉक्टर प्रशांत। जिस तरह गोदान उपन्यास में मेहता को प्रेमचंद्र के विचारों का वाहक के रूप में देखा गया है, उसी तरह यहाँ भी डॉक्टर प्रशांत को फणीश्वर नाथ रेणु के विचारों का वाहक देखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरी गंज की पीड़ित मानवता से जूझता है, मलेरिया पर शोध करता है। तो किस पे शोध करता है? तो मलेरिया पर। गांव वासियों को चिकित्सा प्रदान कर जीवन दान देता है। तो कई लोगों को ये ठीक करता है और वहाँ का हालत भी देखता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। डॉक्टर प्रशांत द्वारा हैजे के रोग से आसपास के गांवों वालों को बचा लिया जाता है, तो लोग उसको देवता कहकर उसकी प्रशंसा खूब करते हैं। तो हैजे और मलेरिया शोध किस पे करने आया है? तो मलेरिया पे, लेकिन ज़्यादातर जो गांव में रोग फैला है वो हैजे का फैला है। तो सबको ये ठीक करता है, जिस कारण इसको एक भगवान का भी दर्जा गांव वाले देते हैं। आगे देख लेते हैं कि डॉक्टर प्रशांत की अखिल भारतीय मेडिकल गजट में प्रकाशित रिपोर्ट की भारत के 5 प्रख्यात डॉक्टरों द्वारा सराहना की जाती है। तो ध्यान में रखना है। डॉक्टर प्रशांत जब मेरीगंज में आता है तो उसकी पहली मरीज कौन रहता है? तो वो कमली ही रहती है। कमली को हिस्टीरिया का बीमारी है, तो बीमारी को भी ध्यान में रखना है। हिस्टीरिया का बीमारी जो मानसिक तरह का एक बीमारी रोग होता है। आगे देखते हैं कि ठाकुर राम कृपाल सिंह, ये राजपूत टोला का प्रमुख व्यक्ति रहता है। अनपढ़ किंतु चतुर पुरुष रहता है। महंत सेवादास, इसका देख लेते हैं कि मेरीगंज के मठ का एक विलासी व्यक्ति रहता है। बहुत ही वो जब सेवादास, जो पहले जो महंत रहते हैं वो सेवादास ही रहते हैं। अंधा महंत रहता है। कोठारी दासी लक्ष्मी के साथ इसका अवैध संबंध भी रहता है, उसको बहुत ही प्रताड़ित भी करता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है रामदास आता है, महंत रामदास, ये महंत सेवादास का ही शिष्य रहता है। बाद में मेरीगंज के मठ का महंत बन जाता है और दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति रहता है। आगे देखते हैं कालीचरण का उपन्यास का सर्वाधिक साहसी और कर्मठ व्यक्ति कौन है? तो वो कालीचरण रहता है। दुर्बलों का सहायक रहता है, युवा शक्ति का प्रतीक रहता है। उसे कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कार्यकर्ताओं में सोशलिस्ट पार्टी जो उसके प्रति वो आकर्षित ज़्यादातर रहता है। वह शहीद भगत सिंह से प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? तो भगत सिंह से। संवेदनशील प्रेमी रहता है। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर भी रहता है वो। मंगला उसे अच्छी लगती है, लेकिन उसे 4 हाथ की दूरी वह बनाए रखता है, जो मंगला है। ठीक है, बालदेव जो रहता है ये कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता रहता है। अशिक्षित है, मूर्ख और निर्धन व्यक्ति भी है। लक्ष्मी के अनुराग भाव
जो लक्ष्मी दासीन रहती है उसके प्रति ये अनुराग का भाव रखता है। स्वतंत्रता सेनानी भी है। देशभक्ति में इन्होंने यातनाएं भी सही और कारावास भी भोगा हुआ है। और स्वभाव से सीधा और भोला है। ईमानदार एवं मानवता से प्रेम करने वाला है। गांव का हित चाहने वाला है। भ्रष्टाचार बंद करता है, यानी कि जो भ्रष्टाचार के जो दुराचारी हैं उसके खिलाफ ये जंग भी लड़ता है। अस्पताल बनाने में आगे बढ़कर योगदान भी अपना देता है। कालीचरण बालदेव को कामरेड कहकर नमस्कार करता है, तो ध्यान में रखना है। बालदेव के बचपन में माँ बाप की मृत्यु हो गई थी और उपेक्षा से लोग उसे दुखवा कहकर पुकारते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। बचपन में अजोधी भगत की भैंस चराता था। बालदेव की जो मौसी है मेरीगंज में रहती है। बालदेव उसी के पास रहने लगता है। बालदेव का उद्देश्य क्या था? तो मेरीगंज को अपने गांव चन्नन पट्टी की तरह उन्नत बनाना, तो ये भी ध्यान में रखना है। जैसा कि पैटर्न इस बार चेंज हुआ है तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बालदेव का जो घर रहता है वो कहाँ रहता है? तो चन्नन पट्टी, और वो अपनी मौसी के घर मेरीगंज में रहता है। मेरीगंज में राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ करने वाला कौन है? तो वो है बालदेव। बालदेव ने जब गांधी का वध का समाचार सुना तो रघुपति राघव राजा राम गाते गाते बेहोश सा हो गया, क्योंकि वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित था। अब देखते हैं सुमृत दास मेरीगंज में बेतार के तार की भूमिका निभाने वाला प्रमुख व्यक्ति है। चलित्र कर्मकार है, साहसी डकैत है, भूमिगत क्रांतिकारी है, वर्ग संघर्ष में यकीन रखने वाला है, जो ज्योतिषा रहता है एक तरह का, कूप मंडूक पंडित ओझा उस तरह का इंसान है ये ज्योतिकी। और इन्होंने अपने जीवन में 4 औरतों से शादी भी की हुई है। आगे देख लेते हैं खिलावन सिंह यादव। ये यादव टोली का प्रमुख रहते हैं। बावन दास, जिसे बौन दास भी कहा जाता है, 1.5 हाथ की ऊंचाई, रंग सांवला, मोटे होठ, चौंका देने वाली मोटी भौंडी आवाज़ का धनी व्यक्ति है। और ये गांधी जी के अनन्य भक्त रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं। वह गांधीवादी जीवन मूल्यों पर जीवंत प्रतीक है। बावन दास की जघन्य हत्या कर दी जाती है। सामान्य जन की दुर्दशा को प्रतीक रूप से यह उद्घाटित करती है, बावन दास की जब हत्या होती है तो। कांग्रेस का प्रचार कार्य करने के लिए मेरीगंज के बौन दास नामक कार्यकर्ता आ जाता है। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसने 1942 में गौरी मिलिट्री को बहुत छकाया था। चंद रुपए में से 2 आने की जलेबियां खाली थी तो वह फूट फूट कर रोए थे और 2 दिन उपवास करके आत्मशुद्धि की थी। तो ये कुछ बातें उनके लिए प्रसिद्ध थी। तारा देवी के प्रति कामुतर हो जाने के पाप का प्रायश्चित करने उसने 7 दिन का उपवास करके, यानी 7 दिन का उपवास किया था। किसके प्रति वह आसक्त थे? तो तारा देवी के प्रति, जो कि उनको बुरा लगा और इस पश्चाताप पर उन्होंने 7 दिन का उपवास रखा हुआ था। आगे देखते हैं कि यह बौना और कुरूप आदमी अपनी त्याग, तपस्या, देश के प्रति निष्ठा और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के आस्था के कारण इतना महान बन जाता है कि उसका बामन नाम सार्थक बन जाता है। बावन दास को गाड़ियों के द्वारा कुचल दिए जाने के बाद कापरा में उसको भारत पाकिस्तान की सीमा पर फेंकवा दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे बावन दास को मार के कहाँ पे फेंका गया था? तो भारत पाकिस्तान के सीमा पर। आगे देख लेते हैं स्त्री पात्र, जो कि प्रमुख स्त्री पात्र रही है कमली।
तो ये विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री रहती है। डॉक्टर प्रशांत की प्रेयसी पत्नी यह युवा और प्रेम की प्यासी रहती है और इस कारण उसको हिस्ट्रिया की भी बीमारी पकड़ी रहती है। कमली संपत्तिशाली वर्ग की स्त्री है। डॉक्टर प्रशांत के प्रेम में बंध कर उसका उपचार होता है। कमली अत्यंत संवेदनशील और प्रबुद्ध है। डॉक्टर प्रशांत की प्रतीक्षा में वह काफ़ी साहित्य पढ़ने लगती है। शरद चंद्र और बंकिम चंद्र जैसे तमाम बंगाली लेखक उसे अच्छे लगते हैं, जिनकी रचनाएं पढ़ पढ़ कर वह रोती भी है। कमली उन भारतीय स्त्रियों की प्रतिनिधि चरित्र है जो प्रेम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकती है। डॉक्टर प्रशांत को भी जी जान से प्यार करती है और उसके प्रेम में कुंवारी ही माँ बनने में भी उसे लाज संकोच का भय नहीं रहता है और ये बिन विवाही ही ये गर्भवती हो जाती है। उसके बाद शादी भी होता है ये दोनों का। डॉक्टर प्रशांत कमली के दिल की बीमारी को नहीं समझने का कमली ने डॉक्टर प्रशांत को क्या कहा है तो मिट्टी का माधव के रूप में वो उसे संबोधित भी करती है और प्राणनाथ भी करती है। डॉक्टर कमली जो है डॉक्टर प्रशांत को प्राणनाथ संबोधित करते हुए प्रतिदिन उसे पत्र भी लिखती है और वो फाड़ती भी है। अब लक्ष्मी का देख लेते हैं। लक्ष्मी जो है अबोध बालिका जो कि मठ पर पालने पोषने पढ़ने लिखाने के लिए महंत सेवादास द्वारा लाई जाती है। महंत सेवादास जो रहता है वो लक्ष्मी को एक बच्ची के रूप में लाता है कि उसे वो पढ़ाएगा लिखाएगा और उसे अच्छा जीवन देगा, लेकिन वो उसका ही भुक्तभोगी हो जाता है, उसी से ही वो अवैध संबंध बनाता है। लेकिन जिसने उसके किशोरावस्था को पहुंचते ही उसका दैहिक शोषण प्रारंभ कर देता है और बेचारी लक्ष्मी उस शोषण महंत से घृणा भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसका अन्य भक्षकों से रक्षक है और उसके जीवन का आधार और सहारा भी वो सेवादास ही रहता है। तो इस कारण वो मुंह भी नहीं खोल पाती है। सॉरी, आगे देखते हैं। वह सेनानी बालदेव से प्रेम करती है और उसके प्रेम बंधन में बंध कर उसके साथ में रहने भी लगती है। लक्ष्मी दासीन है। मेरीगंज मठ की सबसे प्रमुख आकर्षक और संवेदनशील पात्र है ये। सेवादास उसको मठ की कोठारिन बना दिया। लक्ष्मी को जो सेवादास है वो लक्ष्मी को मठ का कोठारिन के रूप में उसे बना देता है, तो वहीं पे वो रहती है मठ में ही। वह दासीन और गृहिणी दोनों रूप में वो वहाँ पे रहती है। एक निष्ठ पवित्र सत्य तथा धर्म का पालन करने वाली महिला है। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और पूर्ण समर्पण का भाव रखती है। और लक्ष्मी का जो व्यक्तित्व में संवेदनशीलता भी है, समझदारी भी है और दबंगता के गुण भी है, यानी कि वो दबती भी नहीं है, उसमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का भी साहस उसमें है। आगे देखते हैं फुलिया। ये पूर्णिया स्टेशन से गांव आती है तो उसके रंग ढंग बदल चुके होते हैं। सहदेव फुलिया से प्रेम करता है। अब देखते हैं राम पियरिया। ये महंत रामदास की दासीन है। ममता, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव कौन है तो ये कालीचरण की पुत्री रहती है। वह दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर की पुत्री रहती है। डॉक्टर प्रशांत की सहपाठिन रही, यानी कि फ्रेंड रहती है। डॉक्टर प्रशांत को प्रेरणास्पद पत्र वो लिखती है। बहुत ही उदार और स्नेह पूरित है। डॉक्टर प्रशांत को बहुत स्नेह करती है। आधुनिक और आस्थावान सेवा भाव से भरी हुई युवती है। समाज सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में महिला का नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो ध्यान में रखना आपको।
यह डॉक्टर प्रशांत कमली के पुत्र का नामकरण करती है, तो उसका नामकरण करती है तो कुमार नीलोत्पल। तो ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। अब पुरुष गौण पात्र में देख लेते हैं, जिसमें तहसीलदार हरगोरी है, शिव शंकर सिंह के पुत्र है ये। और विश्वनाथ प्रसाद द्वारा तहसीलदार से त्यागपत्र दे दिए जाने पर हरगोरी को नया तहसीलदार बनाया जाता है। विश्वनाथ की बहन के खेत में धान लूटते संथालों और ग्रामवासियों में जमकर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में हरगोरी की मृत्यु हो जाती है। वासुदेव कौन है? तो ये कालीचरण का दाहिना हाथ होता है, समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में ये वर्णित है। डब्ल्यू.जी. मार्टिन कौन रहते हैं? तो मेरीगंज गांव के नए नामकरण के सूत्रधार यानी कि अंग्रेज ये रहते हैं। इनकी प्रेरणा से गांव में मलेरिया का सेंटर खुला और गांव में नील की खेती के लिए कोठी बनवाई और गांव का नाम बदलकर डब्ल्यू.जी. मार्टिन ने नवेली दुल्हन मेरी के नाम पर रखा, मेरीगंज। तो मेरी उनकी वाइफ का भी नाम था। प्यारू डॉक्टर प्रशांत का कर्मठ सेवक रहता है। सोमाजट जो कि खूंखार व्यक्ति जो कि डाकू है, कालीचरण का साथी है और यह कालीचरण की पार्टी का मेंबर बनने की इच्छा व्यक्त करता भी है। लड़सिंह दास कौन है? तो कामुक एवं धूर्त साधु है ये। रामकिशुन बाबू तो ये कांग्रेसी नेता हैं। और स्त्री पात्र अगर गौण पात्र में देखें तो ये पार्वती मौसी जो है ग्रामीण वासियों के अंधविश्वास की शिकार विधवा नारी रहती है। गांव की स्त्रियों द्वारा डायन, इसको डायन समझा जाता है, जो कि पार्वती मौसी रहती है। मंगला जो कि चरखा सेंटर की सहृदय मास्टरनी रहती है, चरखा सिखाती है, ठीक है। और मंगल को टाइफाइड हो जाता है। हैजे के दिनों में मंगला ने सारे गांव की सेवा की, किंतु उसकी बीमारी के दिनों में चिचाई की माँ को छोड़कर कोई नहीं उसके पास बैठता था। तो ये स्वार्थीपन का यहाँ पे दिखाया गया है। भारत माता पर चंवर डुलाने का कार्य मंगला को करना चाहिए, ये कालीचरण का प्रस्ताव ऐसा सामने आया था उपन्यास में। और लास्ट अगर देखें तो आभा रानी जो कि कांग्रेस की कार्य करती है, यानी कि कार्य सेविका भी रहती है, ठीक है। तो आज हमने देखा महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल था, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। तो आज इनके उद्देश्य और महत्वपूर्ण जो पात्र और पात्रों की जो विशेषताएं हैं आज संपूर्ण देख लिए हम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर से मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लग रहा है आपको तो, ठीक है। और अगला जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, और इससे पहले मैं अगर अगला उपन्यास का बात करूं, इससे पहले मैं इसके जो महत्वपूर्ण कथन है उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जो कि उपन्यास में पूछी जाती है। तो आप निश्चिंत रहें। अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने अगर ये वीडियो देखा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए मैं ज़रूर आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।